कहाँ तक किया था लास्ट क्लास में अपना? सारे टाइप्स ऑफ एनबीएफसी अपने पूरे हो गए थे और इस क्लास में हमें पढ़ना था बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एनबीएफसी से। पढ़ा है घर से बेनिफिट्स? कहा था ना लास्ट में, पढ़ के आना। निकिता, महक, पढ़ा है? बोलो बोलो, जवाब दो। वॉइस नहीं आ रही मैम आपकी। क्या आपने एनबीएफसी वाला टॉपिक पढ़ा है? यस मैम। ये बेनिफिट्स वाला जो घर से दिया था, याद ही नहीं है कौन सा टॉपिक है। हाँ, ये बेनिफिट्स वाला दिया था मैम आपने पढ़ने को। पढ़ा था हाँ, ना? चलो नहीं पढ़ा था करते हैं, मैम। स्टार्ट। क्या है इस टॉपिक में? बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एन एनबीएफसी। एनबीएफसी बनाने के फायदे क्या होंगे और किसे होंगे? सबसे पहले तो एनबीएफसी क्या होती है ये बताओ। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। यानी कि काम तो किसमें करती है? फाइनेंस सेक्टर में। फाइनेंस। और ये एज अ बैंक रजिस्टर्ड नहीं है, तो फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। ठीक है, यानी कि टक्कर किसको देती होंगी? बैंक्स को टक्कर देती होंगी, क्योंकि लोगों को लोन देने का काम तो करती हैं ये। तो ये बोलता है कि जो हम चेक करते हैं कि अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी आउट परफॉर्मिंग बैंक्स है, यानी कि बैंक से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनीज हैं। कौन? एनबीएफसी। लोग किससे लोन लेकर खुश होते हैं? बैंक से या एनबीएफसी से? कहते हैं एनबीएफसी से लेकर। एनबीएफसी से। क्यों? क्योंकि उन लोगों का जो सेटिस्फेक्शन है वो 15% ज्यादा होता है जब वो किसी एनबीएफसी कंपनी से लेते हैं। रीजन भी, बैंक्स की अपनी लिमिटेशंस होती है, बट एनबीएफसी अपनी पॉलिसी खुद बना सकती है, क्योंकि एक नॉर्मल कंपनी है। इसको सिर्फ फाइनेंसिंग बिजनेस का लाइसेंस लेना आरबीआई से, और कुछ नहीं करना, और अपने सारे रूल्स रेगुलेशंस खुद ही मेंटेन करती है। तो ये क्या बोलता है कि जो आरबीआई है खुद इस बात को मानता है कि अकॉर्डिंग टू रिसेस्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, banks and non-banking financial are financial intermediaries and the services offered them are pretty much the same as banks. एनबीएफसी बिल्कुल वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा कि बैंक्स काम करती है। लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल रही है एनबीएफसी से लोन लेकर। सो बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं उसके? सबसे पहला तो, अब लोग लोन क्यों लेते हैं? एक बताओ महक, आप बताओ। आपको लोन यस लेना है, मैम। अगर आप एसबीआई बैंक से लोन लोगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 10%। ज्यादा। अगर आप एनबीएफसी से लोन लोगे तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा आपका 15%। कहाँ से लोन लेना पसंद करोगे? अगर एसबीआई से लोन लोगे तो ब्याज 10% पे देना पड़ेगा, और एनबीएफसी से लोगे तो रेट 15% का होगा। एसबीआई से। बैंक से लेंगे। बैंक से लेंगे, यानी कि हम एसबीआई से लेंगे, एनबीएफसी से नहीं लेंगे। तो रीजन क्या हुआ? इसका जो इंटरेस्ट रेट था वो ज्यादा था। स्टार्टिंग में जब नई नई एनबीएफसी बनी तो इनके इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते थे, क्योंकि इनके पास वो लोग लोन लेने आते थे जिनको बैंक लोन नहीं देता था, तो ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन जैसे जैसे एनबीएफसी को रिकॉग्निशन मिली तो अब एनबीएफसी ने क्या किया? अपने क्लाइंट्स बढ़ा लिए। अब ये क्या देता है? कॉम्पिटिटिव रेट देता है, यानी कि बैंक का 10% है तो ये भी 10% देगा। तो इसने क्या किया? अपने रेट्स को कॉम्पिटिटिव कर लिया, और कई कई बार तो बैंक से भी कम दे सकता है। सोचो, बैंक का 10% और ये 9.5% दे रहा है, तो कई कई बार तो बैंक के रेट से भी रिड्यूस करता है, जिससे लोग किसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं? एनबीएफसी के पास। क्यों? क्योंकि बैंक्स में तो मल्टीपल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है आपको, एनबीएफसी में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, जाओ लोन लेकर आ जाओ। मतलब सिंपल सी बात है, जो भी आपको सिक्योरिटी देनी है वो देकर आ जाओ। पर बैंक से तो पहले लोन अप्रूव होगा, फिर आप सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, उसके बाद कहीं आपके पास पैसे आएंगे। एनबीएफसी से डायरेक्ट आ जाते हैं। ये बोलता है इसका जो बैंक रेट्स है, कई बार तो ना इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से भी कम होते हैं, जिस वजह से अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हमारी ईएमआई भी कैसी बनती है? कम रेट की बनती है। तो लोग एनबीएफसी से भी प्रेफर करते हैं लोन लेना। और कह दो कि वो लोग जो डिफॉल्टर थे उनसे भी कम रेट पे लेगा। पहले क्यों लेता था ये 15% पे? क्योंकि कुछ लोग डिफॉल्टर थे वही जाते थे एनबीएफसी के पास। अब एनबीएफसी के पास अच्छा कस्टमर भी जाता है, तो ये कहता है एनबीएफसी मैं रेट डिसाइड करूंगा, मैं सबको यूनिफॉर्म रेट्स नहीं दूंगा, मैं किसी को कम भी दे सकता हूँ और किसी को ज्यादा भी दे सकता हूँ। तो मैं चेक करूंगा क्या सामने वाले की इनकम कितनी है। जिसकी इनकम अच्छी होगी उसको मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वहां से मेरा पैसा वापस
आ जाएगा। आपकी क्रेडिट स्कोरिंग क्या है? क्रेडिट स्कोरिंग मतलब आप किसी से पैसा लेते हो तो आप उसको चुकाते हो या टाइमली चुकाते हो, तो उसमें आपको ना क्रेडिट रेटिंग मिलती है कि आप कितने टाइम में सामने वाले बंदे का पैसा चुका देते हो, कितनी बार आपने डिफॉल्ट किया है किसी के पैसे को चुकाने के लिए। मान लो किसी की क्रेडिट जो स्कोरिंग है वो बैड हो, खराब हो, मतलब आप पैसा लेते तो हो पर टाइम पे चुकाते नहीं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखना चाहिए कम? ज्यादा। ज्यादा। और किसी की क्रेडिट स्कोरिंग गुड हो तो कम। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। रिपेमेंट, पेमेंट कैसे कर रहा है वो? वन टाइम पेमेंट कर रहा है, जल्दी पेमेंट कर रहा है, देर से पेमेंट कर रहा है, लॉन्ग टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, उसके अकॉर्डिंग चेक करेगा कि क्या इंटरेस्ट रेट उसको लगाना चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द बोरोवर्स, हाउएवर इज इट एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। ये किस पे चार्ज होता है? बोरोवर्स पे। तो हर एक बोरोवर की हम चीजें चेक करते हैं। बैंक तो क्या करता है, जिसकी क्रेडिट रेटिंग बेकार होगी ना उसको लोन नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे एनबीएफसी क्या करेगी, उसको लोन तो दे देगी पर हाई इंटरेस्ट पे दे देगी, क्योंकि जब वो इंटरेस्ट की रीपेमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं हमारा मेन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो पूरा हो ही रहा है ना, जल्दी पूरा हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, हाई इंटरेस्ट आएगा तो इसलिए ये ऐसे से काम करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्लस हमारा फायदा है, कंपटीशन में आएंगे तो हमारे पास ज्यादा कस्टमर होते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पे लोन है ना जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं, बैंकों की तरह इसके न्यूमरस फॉर्मेलिटीज नहीं है। So it is very important that applicant should fulfill the eligibility criteria, but banks are NBFCs are lenient. NBFC बड़ी lenient है, ये बहुत इजीली लोन दे देती है, अप्रूवल इजीली करती है, स्मूदर करती है और क्विकर करती है। तो कई बार तो क्या होता है, वो लोग भी यहाँ अप्लाई करते हैं एनबीएफसी के पास जिनको अर्जेंट नीड ऑफ मनी होती है। आज मेरे को आज के आज पैसा चाहिए, तो मेरे को बैंक नहीं देगा आज के आज पैसा, मेरे को कौन देगा आज के आज पैसा? एनबीएफसी सेक्टर देगा। सो एनबीएफसी टेकन द अपॉर्चुनिटी टू मीट द डिमांड क्विकली। सो क्विकली अगर आपको अपनी डिमांड को फुलफिल करना है और वो भी बेस्ट कॉम्पिटिटिव रेट पे, तो एनबीएफसी इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है? यस मैम। अच्छा, आपको कहीं और से लोन नहीं मिल रहा तो एनबीएफसी के पास भी क्या चांस है, वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा के ले सकते हैं। यस मैम। यानी कि अगर बोरोवर्स ऐसे हैं जिन्हें कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, यानी कि उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा भी ले सकते हैं अगर उनका लोन अमाउंट ज्यादा होगा एंड इफ दे कुड गेट इट अप्रूव्ड क्विकली। फॉर एग्जांपल किसी को 1 करोड़ का लोन चाहिए हो, बैंक तो 10 तरह की छानबीन करेगा, साल लगा देगा ये लोन लेने में। एनबीएफसी कहता है मैं दे दूंगा, तो एनबीएफसी कहेगा लेकिन मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से 2% ज्यादा लूंगा, यानी कि बैंक का 10 होगा तो मैं 12 लूंगा, बैंक का 12 होगा तो मैं 14 लूंगा। तो क्या वो बंदा दे देगा उसको 2% एक्स्ट्रा? यस मैम। दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि उसे अर्जेंट नीड है, लोन चाहिए। लोन चाहिए ही चाहिए उसे। ठीक है? दूसरा, प्रॉपरली आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं होता, आरबीआई के कुछ ही रूल्स लगते हैं, बैंक्स वाले सारे रूल्स इसके ऊपर नहीं लगते। सो एनबीएफसीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, बट रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। तो रूल्स फॉर लैंडिंग आर नॉट एज स्ट्रिंजेंट एज बैंक्स। आरबीआई बैंक पे ज्यादा हार्श रूल्स लगाता है पर एनबीएफसीज पे नहीं लगा सकता क्योंकि वो बैंक्स नहीं है। सो बोरोवर्स को भी लोन इजीली मिल जाता है क्योंकि एनबीएफसी के पास खुद के ऊपर ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं है, लेस रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो लेस कॉम्प्लिकेटेड लोन प्रोसेसिंग होने की वजह से बोरोवर्स जो है वो हाईली सेटिस्फाइड है। बोरोवर्स को क्या चाहिए? आराम से लोन मिल जाए, सस्ता लोन मिल जाए, बस छुट्टी। आराम से भी मिल रहा है और सस्ता भी मिल रहा है। ठीक है जी, चलो जी आगे क्या बोलते हैं, लोन अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल्स फॉर पुअर क्रेडिट रेटिंग। ये बताया था मैंने आपको, जिसकी क्रेडिट रेटिंग बैड होगी उसको भी लोन दे देता है, बैंक तो देता नहीं उसको लेकिन ये दे देता है। अब ये दे देगा तो एनबीएफसी का खतरा बढ़ जाएगा क्या? एनबीएफसी ऐसे बंदे को लोन दे रहा है जिससे वापस आने के चांसेस कम है। यस मैम। खतरा बढ़ जाएगा, तो खतरा बढ़ जाएगा तो ऐसे खतरे को रोकने के लिए क्या करेगा एनबीएफसी? रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर देगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कहते हैं ठीक है, एनबीएफसी के बेनिफिट्स देख लिए, एनबीएफसी के टाइप्स देख लिए, अब तो आप हमें ये बता दो कि एनबीएफसी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, रजिस्टर कैसे होती है। चलो जी, हम प्रोसेस पढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी का। कहते हैं एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी कि एक तरह से एनबीएफसी भी एक कंपनी है।
और हमारे यहाँ पर जितनी भी कंपनीज होती है वो कहाँ रजिस्टर्ड होती है? अंडर द कंपनीज एक्ट। कहाँ रजिस्टर्ड? 2013 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पर क्या 13 एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट impacted many areas including banks and NBFCs. However, there have been no major changes in incorporating the NBFC. लेकिन कोई चेंज नहीं आया। एनबीएफसी भी एक कंपनी है, कंपनी को आपको पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट या एनबीएफसी एक्ट, फिर आपको अपना काम चूज करना पड़ेगा। आप एआरसी वाला काम करना चाहते हो, आप एमएफआई वाला काम करना चाहते हो, आप एचएफसी वाला काम करना चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अपना सेक्टर चूज करना पड़ेगा, काम चूज करना पड़ेगा, और सेक्टर चूज करने के साथ जैसे ही आपने अपना बिजनेस डिसाइड किया, और अगर वो बिजनेस आपका फाइनेंसिंग बिजनेस से रिलेट करता है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एक लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। किसके पास? आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई के। ठीक है, चलो चले आगे। बताया तो था प्रोसीजर क्या है एनबीएफसी को बनाने का? बिल्कुल वैसा जैसे कोई नॉर्मल कंपनी बनाते हैं। पहले स्पाइस प्लस फॉर्म भर के नॉर्मल कंपनी बनाओ, एमओए बनाओ, एमओए के अंदर मेन बिजनेस क्या लिखो? मेन बिजनेस लिखो अपना क्रेडिट मेकिंग, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लीजिंग, हायरिंग बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट फंड या निधि कंपनी बिजनेस, और वो सारा काम कर दो। नॉर्मल अपनी कंपनी बन जाएगी। उसके बाद आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि आपको आरबीआई का लाइसेंस चाहिएगा, तो रजिस्ट्रेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर हम आरबीआई के लाइसेंस के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जी, तो ये बोलता है आपने कंपनी बना ली, एनबीएफसी को काम करने से पहले रजिस्ट्रेशन चाहिएगा। अब वो रजिस्ट्रेशन कौन देगा आपको? वो रजिस्ट्रेशन आपको देगा आरबीआई। लेकिन आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपको कुछ चीजें फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या? कि इसके पास एक डायरेक्टर होगा, मिनिमम 1 डायरेक्टर फ्रॉम एनबीएफसी बैकग्राउंड, यानी कि हर एनबीएफसी कंपनी के पास एक डायरेक्टर कैसा होना चाहिए? जिसने पहले एनबीएफसी के सेक्टर में काम किया हो, जिसका बैकग्राउंड कैसा हो? एनबीएफसी वाला। एनबीएफसी। तो बैंकर हो, सीनियर बैंकर एज फुल टाइम डायरेक्टर, यानी कि कोई सीनियर बैंकर है उसको आपने क्या अपॉइंट किया है? फुल टाइम डायरेक्टर इन द कंपनी। तो पहली कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। दूसरा, क्लीन सिबिल रिकॉर्ड। सिबिल का फुल फॉर्म लिख लो यहाँ पर आपका, क्रेडिट इंफॉर्मेशन, क्रेडिट ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन। दोबारा बोलना मैम। क्रेडिट ब्यूरो ऑफ, क्रेडिट ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये। क्रेडिट ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर क्या होता है? आप इसके क्रेडिट रिकॉर्ड्स होते हैं आपके, कि आपका क्रेडिट रिकॉर्ड कैसा है, यानी कि आप अगर किसी से पैसे लेते हो तो आप उसको रिटर्न करते हो कि नहीं करते, आपकी क्रेडिट स्कोरिंग कैसी है। तो जब भी आप कोई लोन लेते हो ना, और जब उस लोन को रिपे करते हो, तो वहां पर आपका ना एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जिसको बोलते हैं हम अपने सिबिल रिकॉर्ड्स। कौन मेंटेन करता है? ये आपका क्रेडिट ब्यूरो इंडिया लिमिटेड आपका मेंटेन करता है। ये जो आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, इसके लिए एक ब्यूरो है आपका जो एलिजिबल है, दैट इज क्रेडिट ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। आपके सिबिल रिकॉर्ड्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। आपका सिबिल रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए? डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, क्लीन सिबिल रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल क्राइम का धब्बा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा ना हो कि लोगों का पैसा लेकर खा जाते हो, यूज नहीं मतलब उनको रिपे नहीं करते। ऐसा रिकॉर्ड हुआ तो आप एनबीएफसी नहीं खोल सकते। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल बिजनेस, और आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मेनली कि फाइनेंशियल बिजनेस है क्या और एनबीएफसी है क्या। अगर आप ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एलिजिबल हो, और आप एनबीएफसी को अप्लाई कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है देखो आगे, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 45(1)(a) IA ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, नो बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शैल कमेंस और कैरी ऑन द बिजनेस। काम करने से पहले लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, ये बात पक्की है, बिना लाइसेंस लिए आप काम नहीं कर सकते। विदाउट ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय द बैंक, एंड पहले तो आपको बैंक से यानी कि आरबीआई से अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
यहाँ पर लिख लेना फुल आरबीआई, बैंक का मतलब आपका आरबीआई। दूसरा, having at the net own fund of 25 lakh rupees or such other amount not exceeding 100 crore rupees as the bank by notification official credit specified। यानी कि एक तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, दूसरा आपके नेट ओन वर्थ कितनी होनी चाहिए, एनओएफ नेट ओन फंड, खुद का कमाया हुआ पैसा कितना होना चाहिए, 25 लाख रुपए का। कैपिटल कितनी होनी चाहिए आपके पास, 25 लाख रुपए की। अगर ये दो कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आपको आरबीआई का लाइसेंस मिल जाएगा, और ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती तो आपको आरबीआई का लाइसेंस नहीं मतलब मिलेगा। लाइसेंस मिल भी गया तो आप काम नहीं कर सकते जब तक आपकी नेट ऑन फंड 25 लाख रुपए ना हो, ठीक है। और आरबीआई चाहे तो इस 25 लाख को बढ़ा सकता है कितना, अप टू 100 करोड़ रुपीस तक। यानी कि अगर आरबीआई को लगता है कि नहीं 25 लाख अभी कम है, इसको 50 लाख करे, 45 लाख करे, 75 लाख करे, तो कर सकता है। और कहां तक कर सकता है, 100 करोड़ तक कर सकता है, इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यस मैम। आगे चलो, प्रोवाइडेड दैट द बैंक में नोटिफाइड डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ नेट ऑन फंड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। आरबीआई जो है डिफरेंट एनओएफ डिफाइन कर सकता है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो आपका मिनिमम नेट ऑन साइज, आपका एसेट साइज 300 करोड़ होना चाहिए। आप सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है तो मिनिमम एसेट साइज आपका 500 करोड़ होना चाहिए। यानी कि अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग फंड्स प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं। यस मैम। चलो आगे आ जाओ। एवरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शेल मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू द बैंक। यहाँ पर इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन लग जाती है। आरबीआई के पास एक कोस्मोस नाम से साइट होती है जहां पर अपन अप्लाई करते हैं जितने भी सारे फॉर्म्स हैं। अभी पहले अपन ये देख लेते हैं कि इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें इस पे जाएंगी। तो for the purpose of consideration, application for registration may require to be satisfied by an inspection of the books of the NBFC or otherwise that the following conditions are fulfilled। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई रजिस्ट्रेशन देने से पहले ये कुछ चीजें चेक करेगा कि आपके पास ये चीजें है या नहीं है, मतलब आप सही से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। That the NBFC is or shall be in position to pay its present or future depositor in full as and when their claims accrue। कि आपके पास उतना पैसा है कि आप कभी भी जो आपके आज के प्रेजेंट डेट में है या कभी फ्यूचर में होंगे, कौन, डिपोजिटर, उनका पैसा आप दे पाओगे। यानी कि आपकी लिक्विडिटी अच्छी होगी, सोल्वेंट हो गया। यहाँ पर क्या चेक करेगा वो, आपकी सोल्वेंसी। कंपनी के पास कितना पैसा है कि वो अपने डिपॉजिटर्स को पे ऑफ कर सकती है, कब, जब भी डिपॉजिटर अपना पैसा मांगे। सेकंड क्या चेक करेगा, that the affairs of the NBFC are not being or not likely to be conducted in manner detrimental to the interest of its present and future depositors। आप कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे हो जो कि लॉस पहुंचाएगा, किनको, आपके डिपॉजिटर्स को, जो आप जहां जिनसे आप डिपॉजिट लेते हो। अगर आपके डिपॉजिटर्स को लॉस पहुंचता है तो आप एनबीएफसी नहीं बन सकते, आपको एनबीएफसी में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिला तब तक आप छोटा ही अमाउंट सिक्योर करके रखते हो, छोटा ही अमाउंट डिपॉजिट का मंगवा सकते हो। लाइसेंस मिल गया तो बड़ा अमाउंट मंगवाओगे, जब छोटा ही नहीं रिपे कर पा रहे तो बड़ा अमाउंट कैसे रिपे करोगे, इसीलिए आपको लाइसेंस यहाँ पर नहीं मिलेगा। आगे देखो, that the general character of the management or the proposed management of the NBFC, यानी कि जो भी आपकी मैनेजमेंट या फिर प्रपोज्ड मैनेजमेंट यानी कि जिसको आप एनबीएफसी बनने के बाद बनाओगे, अपनी मैनेजमेंट में लेकर आओगे, shall not be prejudicial to the public interest or the interest of its depositors। यानी कि आपकी मैनेजमेंट का नेचर कैसा हो, डिपॉजिटर्स के हित में काम करने वाला हो, उनका अहित करना उनका नेचर ना हो। मतलब ऐसा ना हो डिपॉजिटर खाने पीने वाले ना हो, चलो पैसा आ गया, मैनेजमेंट क्या करते हैं, क्या करना है इन्वेस्ट करके, डिपॉजिटर का पैसा आया इसी को खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, बाद में बोल देंगे पैसा नहीं है, क्या कर लेगा डिपॉजिटर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखो, that the non banking financial company has adequate capital structure। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर एडिक्वेट होना चाहिए, जितना चाहिए हमें उतना तो होना ही चाहिए। और आपका अर्निंग प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, मतलब आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि हम कैसे पैसा कमाएंगे, आप कैसे कैसे पैसा कमाओगे, अर्निंग प्रोस्पेक्टस आरबीआई को दिखना चाहिए। और क्या चेक करेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट शेल बी सर्व्ड बाय द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू एनबीएफसी कंपनी टू कमेंस और कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ इंडिया।
क्या बोलता है कि अगर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो आप बिजनेस कहाँ करोगे, इंडिया में करोगे, और पब्लिक इंटरेस्ट के साथ ही करोगे, मतलब आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे पब्लिक को नुकसान। और क्या लिखेगा, दैट ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शेल नॉट बी प्रिजुडिशियल टू द ऑपरेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर कंसिस्टेंट विद द मॉनेटरी स्टेबिलिटी। अगर आपको लाइसेंस दिया गया तो हमारी मॉनेटरी स्टेबिलिटी खत्म नहीं होगी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी पे कोई आंच नहीं आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन रहेगी, एंड सच अदर रेलिवेंट फैक्टर व्हिच बैंक में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई। अगर बैंक को लगता है, यानी कि आरबीआई को लगता है कि अगर इस एनबीएफसी कंपनी को मैंने लाइसेंस दे दिया तो ये कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आएगी जिससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी खराब हो जाएगी, यानी कि पैसे का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो ऐसी कंपनी को भी आरबीआई लाइसेंस नहीं देगा, और उसका लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है अगर वो अपने पावर्स को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रही, मिसयूज कर दिया उसका। तो आगे देखो क्या बोलता है, any other condition fulfillment of which in the opinion of the bank shall be necessary to ensure that the commencement of or carrying of the business in India by NBFC shall not be pre। सेम बात बोलते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हो और एनी अदर कंडीशन लगा देगा जो बैंक को जरूरी लगता है चेक करने के लिए कि बिजनेस जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होगा, यानी कि आरबीआई कई चीजें चेक करेगा आपको लाइसेंस देने से पहले। सबसे पहली चीज क्या चेक करेगा, सबसे पहले तो ये देखेगा कि आपका नेट ओन फंड कितना हो, 25 लाख रुपए का। दूसरा, ये चीजें देखेगा आपको लाइसेंस देने के बाद कहीं आप गलत तरीके से उसका इस्तेमाल ना करो, यानी कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, प्रोस्पेक्टिव अर्निंग क्या है, आपका एम क्या है, आपका मतलब थीम क्या है आपके बिजनेस की, आप डिपॉजिटर को चीट करना चाहते हो या डिपॉजिटर के साथ ग्रो करना चाहते हो, आप हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ना चाहते हो या उसमें सुधार लाना चाहते हो। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स है आरबीआई चेक करेगा। अब ऊपर वाले सारे पॉइंट्स आरबीआई ने चेक किए, सेटिस्फाइड है तो वो सर्टिफिकेट दे देगा, सेटिस्फाइड नहीं है तो सर्टिफिकेट नहीं देगा। सो गए क्या तुम दोनों? नो मैम। जग रहे हो? और क्या? यस मैम। चलो, ये तो बात हुई जब आरबीआई रजिस्ट्रेशन देता है तो ऊपर इन बातों को चेक करेगा। अगर आरबीआई आपका रजिस्ट्रेशन दे चुका है, क्या उसको कैंसिल भी किया जा सकता है? यानी कि आरबीआई के पास पावर यस है मैम। सर्टिफिकेट एंड ही हैज पावर टू कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कब सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है? आपने सर्टिफिकेट लिया था कि मैं एनबीएफसी बिजनेस करूंगा, लेकिन आप एनबीएफसी बिजनेस कर ही नहीं रहे हो या बंद कर दिया आपने, सो ceases to carry on the business of एनबीएफसी। अब जब आप काम ही नहीं कर रहे हो एनबीएफसी का तो लाइसेंस लेकर क्या करोगे? उसको कैंसिल करा दो या आरबीआई खुद कैंसिल कर देगा। दूसरा, आप आरबीआई ने जो आपके ऊपर कंडीशंस लगाई थी आपने वो कंडीशंस फुलफिल नहीं की, आपने वो वॉयलेट की हैं, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तीसरा, at any times fails to fulfill the refer condition in clause D to G of subsection 4। ये बोलता है सबसेक्शन 4 की क्लोज डी टू जी वाली जो चीजें थी, यानी कि आप देश की अखंडता और उसके खिलाफ काम कर रहे हो तो उसके टाइम पर भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। मतलब आप इस तरीके से काम कर रहे हो कि डिपॉजिटर का इंटरेस्ट हार्म हो रहा है या पब्लिक का इंटरेस्ट हार्म हो रहा है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप फेल हो जाते हो बैंक्स की डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए। आरबीआई जो है टाइम टू टाइम एनबीएफसी के लिए गाइडलाइंस बनाता है। एनबीएफसी को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। तो एनबीएफसी के लिए क्या बनाता है? गाइडलाइंस। अब एनबीएफसी के लिए बनाइए तो सभी एनबीएफसी को फॉलो करना जरूरी है। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो उनकी डायरेक्शंस ही नहीं मान रहे हो तो रजिस्ट्रेशन लेकर क्या करोगे? कैंसिल करो रजिस्ट्रेशन। दूसरा, अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, fails to maintain accounts as per the requirement of law or direction issued by the bank तो भी registration cancel। to submit or offer inspection of its books of accounts or other relevant documents। आपसे आपकी books of accounts मांगी गई थी इंस्पेक्शन के लिए, आपने नहीं दी तो भी आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी कि एनबीएफसी अगर अपने रूल्स को वायलेट करती है तो एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। यस। चले आगे करें। और if such company has been prohibited from accepting deposit by an order made by bank। आरबीआई ने बोला था कि आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करोगे और उसके बाद भी वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ले तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो।
ये बोलता है कि आरबीआई ने मना किया था कि आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करोगे, और कैसे मना किया था, एक ऑर्डर दिया था आरबीआई ने, और वो जो ऑर्डर है वो पिछले 3 महीने से एनफोर्सेबल है, यानी कि पिछले 3 महीने से फोर्स में है। पिछले 3 महीने से आपको ऑर्डर मिला हुआ है कि आप कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपने फिर भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे। ठीक है जी। जब भी हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं तो क्या ग्राउंड्स बताए जाते हैं? यस मैम। ये हमारे यहाँ पे वो देना जरूरी है ना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, नेचुरल जस्टिस। यस मैम। क्या बोलता है, यस बिफोर कैंसिलिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड्स दैट एनबीएफसी हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 2 or has failed to fulfill any of the condition of clause 3 of the bank, unless it is of the opinion that delay is cancelling the certification of registration shall be prejudicial to the public interest or the interest of the depositor, or the NBFC shall be given an opportunity to such a company on such the terms bank may specify। क्या बोलता है कि अगर आपको लगता है कि सामने वाली एनबीएफसी कंपनी ने क्या किया है, एनबीएफसी कंपनी ने आपके साथ चीट किया है, आपकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो आपको सुनवाई का मौका दिएगा। और अगर एनबीएफसी ने आपको फाइलिंग नहीं की, और उसका जो फाइलिंग ना करने का रीजन क्या था, अगर आपने कोई फाइलिंग नहीं की और उसका फाइलिंग ना करने का रीजन ये था, सॉरी, इसमें क्या था, आरबीआई ने आपका रजिस्ट्रेशन, आरबीआई ने देखा कि आप काम नहीं कर रहे हो, और आरबीआई सोचता है कि आपके रजिस्ट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, तो आप कैंसिल कर दो, लेकिन कब करो, इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर करो। अगर आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल से आपके डिपॉजिटर्स को कोई हार्म होता है तो आपको वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करना चाहिए, और अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन से डिपॉजिटर को कोई हार्म नहीं हो रहा तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल आप कर सकती हैं। दोनों ही मैम सूरतों में डिपॉजिटर्स को तो हार्म होगा ही। देखो ऐसा होता है, जिन्होंने डिपॉजिट करवाया अगर उनका पैसा वापस आ सकता है तो नहीं होगा हार्म उनको, उनका पैसा उनको वापस मिल रहा है। अगर उनका और पैसा अगर उनको एनबी वापस मिलेगा, उनका पैसा डूब रहा है, या फिर एनबीएफसी ने वो पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है और आज अगर उस पैसे को निकालेंगे तो वो पैसा लॉस देके जाएगा, तो शायद आरबीआई उसे कैंसिल ना करे, तो सिर्फ पेनल्टी लगा के छोड़ देगा। और मैम अगर एनबीएफसी पैसे नहीं दे पाई तो आरबीआई देगी? नहीं, आरबीआई नहीं देगी, फिर कौन देगा? एनबीएफसी को ही देना पड़ेगा। देखो एनबीएफसी को बंद करने का रीजन क्या है, एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का, एनबीएफसी एक डिफॉल्टिंग कंपनी है, वो काम सही तरीके से नहीं कर रही। अब डिफॉल्टिंग कंपनी कभी ना कभी तो आपका लॉस करेगी ना। अब डिफॉल्टिंग कंपनी है, वो आज नहीं कर रही तो कल को डिपॉजिटर्स का पैसा डुबाएगी, लेकिन पैसा डुबाएगी क्योंकि वो डिफॉल्ट कर रही है, वो ढंग से काम कर ही नहीं रही है, तो उनको लॉस तो है ही। अब आरबीआई को ये चेक करना है कि जो एनबीएफसी कंपनी जिसने फाइलिंग नहीं की वो जेन्युइन रीजन था या अनजेन्युइन रीजन था, यानी कि जेन्युइन रीजन हुआ तो माफ कर देगी पेनल्टी लगा के, लेकिन ऐसे ही डिफॉल्ट करने की मंशा से उसने अगर फाइलिंग ना की हो या फिर उसने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए तो आरबीआई को उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए, वरना वो पब्लिक डिपॉजिटर्स जो हैं अपने उनको और ज्यादा हार्म पहुंचाएगी। अभी कम हार्म होगा तब ज्यादा होगा। एक बात बताओ, ये कोई फ्रॉड पकड़े जाते हैं जो जब न्यूज़पेपर में खबर आती है, आपको क्या लगता है कि सही पकड़ा गया फ्रॉड या गलत पकड़ा गया? लास्ट में पकड़ा जाना चाहिए। सही पकड़ा गया। सही पकड़ा गया। फ्रॉड सही पकड़ा जाए तो उसी टाइम उसको कैंसिल कर लो, उसी टाइम उसकी लगाम लगा दो, या लास्ट तक वेट करो उसको पहले बड़ा फ्रॉड करने का? उसी टाइम कर दो। उसी टाइम कर दो। तो आरबीआई अगर उसी टाइम कैंसिल करता है तो आरबीआई ने क्या गलत किया? बस ये चेक करेगा कि मेरे डिपॉजिटर्स का बुरा ना हो, भला होना चाहिए। यस ठीक है, मैम। चलो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर ऑफ जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड आपको देनी पड़ेगी, वो हम पढ़ चुके हैं। आगे देखो, अ कंपनी एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। अब जिस कंपनी का बेचारी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, वो ये भी हो सकता है कि वो उससे खुश हो, ठीक है आप पे कैंसिल हो गया, मैं कैंसिल करवाता तो फीस लगती। ये भी हो सकता है कि वो दुखी हो, तो क्या उसकी अपील होनी चाहिए? कहते हैं बिल्कुल, उसकी अपील हो सकती है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या फिर गवर्नमेंट ने आपको रजिस्ट्रेशन दिया ही नहीं, आपकी एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दिया, तो आप एक अपील कर सकते हो। कहाँ करोगे? विद इन 30 days करोगे फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन
टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को कर दो। एंड द डिसीजन ऑफ द सीजी वेयर एन अपील हैज बीन प्रेफर्ड टू इट और वेयर बैंक वेयर नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड शैल बी फाइनल। और सीजी का क्या होगा, डिसीजन फाइनल होगा, यानी कि सीजी के डिसीजन के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। एक ही बार अपील अलाउड है। आरबीआई की अपील कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। कहाँ करोगे, सीजी के पास करोगे। कितने दिन में करोगे, 30 days 30 डेज, विद इन 30 डेज के अंदर। 30 ठीक days है, चलो आगे करते हैं। प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ अपील सच कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard। अगर सीजी को आपकी अपील रिजेक्ट करनी है, यानी कि अप्रूव नहीं करनी, तो भी आपको एक सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ठीक है, yes मैम। चलो ये बोलता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई का ये तो बताओ, आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन लगाना कैसे है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम, कैसे उसका सर्टिफिकेट ले। तो यहाँ पर एक कोस्मोस आरबीआई की साइट है, यहाँ से होते हैं अपने सारे काम। तो देखो, एप्लीकांट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एंड सबमिट अ फिजिकल कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलोंग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू द रीजनल ऑफिस ऑफ द आरबीआई। अप्लाई तो आपको ऑनलाइन करना है, फिर उसकी कॉपी निकालनी है, और उसकी कॉपी को कहाँ जमा करा के आना है, उनके रीजनल ऑफिस में जमा करा के आना है, आपका जहां पर भी रीजनल ऑफिस पास पड़ता होगा। तो एप्लीकेशन जो ऑनलाइन आएगी वो सिक्योरिटी, एक सिक्योर्ड वेबसाइट है आरबीआई की, दैट इज cosmos.rbi.org.in। इस साइट पे आपको जाना है, उसके बाद कंपनी को लॉगिन करना है अपनी कॉस्मोस एप्लीकेशन के ऊपर, और आपकी यूजर आईडीज the applicant company will not need to log on to the Cosmos application and hence user IDs are not required। आपको log on करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली आपका वहां पर हो जाएगा। कैसे होगा, कंपनी क्लिक करेगी फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑन द लॉग ऑन पेज ऑफ द Cosmos एप्लीकेशन। तो एक विंडो ओपन होगा, एक्सेल एप्लीकेशन फॉर्म, एक एक्सेल एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा आपका, फॉर डाउनलोड वुड बी डिस्प्लेस। द कंपनी कैन देन डाउनलोड सुटेबल एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट, की इन द डाटा एंड अपलोड द फॉर्म। क्या करेंगे, जैसे ही हमने क्लिक किया कंपनी रजिस्ट्रेशन के ऊपर, तो एक ना बॉक्स खुलेगा, उस बॉक्स के अंदर एक एक्सेल फाइल होगी, वो एक एक्सेल फॉर्म होगा, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन से फॉर्मेट में भरनी है, एक्सेल फाइल के अंदर भरनी है। अब उस एक्सेल एप्लीकेशन को आप कर लो क्या, डाउनलोड। जैसे ही आपने उस एक्सेल एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, फॉर्म खोलोगे तो उसके अंदर बड़ी सारी डिटेल्स पूछेगा वो आपसे। अब जो भी डिटेल्स उसने पूछी है वो की इन कर दो, यानी कि भर दो उसके अंदर, की इन द डाटा मतलब भर दो, और उसके बाद लास्ट में अपलोड कर दो। उसी साइट पे जाके आपको अपलोड करना है। आगे क्या है, द कंपनी में नॉट टू इंडिकेट द करेक्ट नेम ऑफ द रीजनल ऑफिसेज इन द C8 फील्ड ऑफ द अनेक्स आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलर। आपके उस फॉर्म में रीजनल ऑफिस की डिटेल्स पूछेगा कि आपका रीजनल ऑफिस क्या है, तो आपके एरिया का रीजनल ऑफिस आपको सर्च करना है, गूगल सर्च से आपको मिल जाएगा, और वो वहां पर C8 कॉलम के अंदर आपको लिखना है। कहाँ पर होगा ये C8 कॉलम, आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही होगा। तो कंपनी वुड देन गेट अ कंप्लीट कंपनी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर फॉर द COR एप्लीकेशन फाइल्ड ऑनलाइन। जब आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करोगे तो आपके पास एक नंबर जनरेट होगा, सिस्टम जनरेटेड नंबर, जिसको बोलते हैं हम कान नंबर, कंपनी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। ठीक है, जैसे अपना एमसीए के अंदर SRN जनरेट होता था ना, वैसे यहाँ पर कान नंबर जनरेट होगा, आपका यूनिक नंबर होगा। आपको बाद में अपनी एप्लीकेशन चेक करनी है तो इस नंबर को यूज करोगे आप। आगे क्या है, ऑनलाइन तो अपनी अप्लाई होगी। ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपको क्या करनी है, उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है एप्लीकेशन फॉर्म की अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और जमा करानी है कंसर्न रीजनल ऑफिस में। जैसे ही आपने दोनों काम किए, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, the company can check the status of the application from the above mentioned secure address by keying in the acknowledgement number। फिर इस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हो कि मेरा रजिस्ट्रेशन कहाँ तक पहुंचा, रजिस्ट्रेशन मिला या नहीं मिला, आरबीआई ने कोई और डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मांगे, सब इस की नंबर से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखो, सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द एप्लीकेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर रजिस्ट्रेशन। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको और लगाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे ना अलग अलग टाइप की कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी हैं आपकी, तो यहाँ पर बोलते हैं कि अलग अलग टाइप के लिए आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहली कंपनी कौन सी ली इसने, requirement to be complied with documents to be submitted to RBI by companies for obtaining certificate or from RBI or NBFC। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप 1 ND की।
यानी कि नॉन डिपॉजिट एनबीएफसीज। तो सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, COI एंड COB, CCOB बोलते हैं इसको। तो ये क्या है आपका सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब भी कंपनी बनती है तो उसका COI आता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो ओपीसी हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, COI उसका आएगा ही आएगा। COI क्या होता है आपका? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगला सर्टिफिकेट क्या है? CCOB, यानी कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आप ऐसा सर्टिफिकेट लेना चाहते हो जो बिजनेस कमेंसमेंट के लिए जरूरी है। ये एप्लीकेबल होता है ऑन द पब्लिक कंपनी। जितनी भी पब्लिक कंपनी होती है उन्हें COI के साथ साथ CCOB लेना पड़ता है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले CCOB का लाइसेंस लेना आपको जरूरी है। ठीक है, चले आगे। ओके मैम। आगे देखो, यस मैम। certified copies of extract of only the main object in the MOA। MOA की आपको सर्टिफाइड कॉपी लेनी है, यानी कि एक MOA की कॉपी लगानी है आपको, और बोर्ड रेजोल्यूशन लगाना है। बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब बोर्ड की अप्रूवल, जो क्या बताएगा कि NBFC इज नॉट कैरिंग ऑन NBFC एक्टिविटी or stopped NBFC activity and will not carry on the commence the same before getting the registration from RBI। कि हमारी कंपनी कोई भी NBFC एक्टिविटी अभी नहीं कर रही है, अगर कर रही थी तो हमने बंद कर दी है, और हम नहीं करेंगे कब तक? जब तक कि आप हमें रजिस्ट्रेशन ना दे दो। यानी कि अब हम जब भी NBFC काम करेंगे रजिस्ट्रेशन के साथ करेंगे। दूसरा, the UIB in the group where the director holds substantial interest or otherwise has not accepted the public deposit in the past does not hold any public in deposit as on the date of will not accept the same in the future। जो हमारा UIB है, unincorporated bodies है in the group, और क्या है आपका hold substantial interest where the director holds substantial interest। ऐसा डायरेक्टर जिसने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड किया हुआ है और अदरवाइज हैज नॉट एक्सेप्टेड एनी पब्लिक डिपॉजिट, और हमने कोई भी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया है, ना हम करेंगे, एज ऑन द डेट एंड विल नॉट एक्सेप्ट द सेम इन द फ्यूचर। तो हम अपनी UIBs के अंदर भी, जहां मान लो एक वो कंपनी है जो NBFC बनना चाहती है, NBFC के डायरेक्टर भी होंगे हमारे पास। अब ये जो डायरेक्टर है इसका इंटरेस्ट NBFC के अंदर भी है और इसका इंटरेस्ट अलग कंपनीज में भी हो सकता है, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज के अंदर भी हो सकता है। अब ये जो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज है इन्होंने भी कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया और ना ये करेंगे, और अगर ये करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन आप चाहे कैंसिल कर देना। तो इनके ऊपर क्या लगा दी? बैन लगा